दोस्तों, बिग बाजार, डी मार्ट, इन सारी जगहों से कभी न कभी तो आपने शॉपिंग जरूर की हो। और ये सुपरमार्ट्स आपके और मेरे जैसे मिडिल क्लास फैमिली वालों के लिए तो वरदान की तरह, क्योंकि यहाँ पर जो भी सामान मिलता था वो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पर होता था और यहाँ पर हमेशा डिस्काउंट्स चलते रहते थे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतनी पॉपुलैरिटी होने के बाद भी आखिर क्यों बिग बाजार अचानक से डूबकर रिलायंस के हाथों बिक गया। लेकिन वही डीमार्ट आज 29 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप के साथ अपने सबसे हाई लेवल पर है। 2010 में बिग बाजार भारत के रिटेल मार्केट पर मोनोपोली स्टैब्लिश करने की कगार पर था, लेकिन आने वाले समय ने डीमार्ट यानी कि एवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड ने उसे रोक दिया। इसमें हंसने की बात क्या है? जी हाँ दोस्तों, बिग बाजार के 250 स्टोर्स की तुलना में डीमार्ट केवल 10 स्टोर्स के साथ सफल रहा। यहाँ एक अमेजिंग स्टोरी है। 2000 के दशक की शुरुआत में बिग बाजार और डीमार्ट दोनों की शुरुआत हुई। वास्तव में बिग बाजार ने भारत में सुपरमार्केट कल्चर को पॉपुलर करने में मदद करी। सो वेयर डिड एवरीथिंग वेंट रॉन्ग? खरगोश की स्पीड से चलने वाले बिग बाजार से क्या गलत हुआ कि वह डूब गया और रिलायंस के हाथों बिक गया, और धीरे धीरे चलने वाला डीमार्ट अब एक रिटेल जाइंट बन चुका है। लेट्स सी दिस स्टोरी ऑफ रैबिट एंड टॉर्टोइस इन दिस वीडियो। दोस्तों, फ्यूचर ग्रुप ने 2001 में हैदराबाद में अपना पहला बिग बाजार स्टोर लॉन्च किया। वहीं एवेन्यू सुपरमार्ट्स ने 2002 में पवई मुंबई में अपना पहला डीमार्ट स्टोर लॉन्च किया। दोनों खिलाड़ियों ने लगभग एक ही समय में इंडियन रिटेल मार्केट में प्रवेश किया। जबकि बिग बाजार का फोकस फैशन, फूड और जनरल प्रोडक्ट्स था, वहीं डीमार्ट का ध्यान ग्रोसरी और जनरल आइटम्स पर था, लेकिन एक्सक्लूसिवली फैशन पर नहीं। 2011 तक तेजी से आगे बढ़े बिग बाजार 250 स्टोर्स तक बढ़ चुका था, जबकि डीमार्ट के स्टोर्स की संख्या केवल 10 थी। उस समय अलग अलग एनालिस्ट ने इंडियन ऑफलाइन रिटेल स्पेस में एक नॉर्मल प्लेयर के रूप में डीमार्ट को खारिज कर दिया। अब 2022 तक अगर तेजी से आगे बढ़े तो पूरे भारत में 300 प्लस स्टोर्स के साथ डीमार्ट का मार्केट कैप 2.3 ट्रिलियन रुपए है, जबकि फ्यूचर ग्रुप ने अत्यधिक कर्ज के कारण अपनी जगह को खो दिया और उसे रिलायंस को बेचना पड़ा। यह कैसे हो गया? एक ही बाजार में दो एक जैसी कंपनियों के बीच सफलता और विफलता उनके बिजनेस मॉडल में अंतर की वजह से आती। तो आइए इन दोनों रिटेल जायंट्स के बिजनेस मॉडल को बारीकी से देखें। स्टोर ओनरशिप मॉडल। डीमार्ट ने हमेशा स्टोर ओनरशिप मॉडल के रूल को फॉलो किया। वह शहरों के बाहरी इलाकों में जमीन खरीदते या पट्टे पर लेते हैं और वहां पर अपना स्टोर बनाते हैं। डीमार्ट ने लैंड्स और बिल्डिंग्स को एक्वायर करने पर करीब 23 अरब डॉलर का खर्च किया, लेकिन इसके मैक्सिमम स्टोर्स या तो उसके पास है या उन्हें 30 साल की लॉन्ग लीज पर लिया गया है। दूसरी ओर बिग बाजार ने हमेशा उन स्टोर्स को किराए पर लिया है जो बड़े बड़े मॉल्स में लोकेटेड है, जहां उन्हें भारी रेंट भरना पड़ता है। इस तरह लॉन्ग टर्म में डीमार्ट किराए की लागत पर काफी बचत करता है। हाल ही में यह सिक्योरिटीज के एनालिस्ट ने बताया कि डीमार्ट की किराए की लागत बिग बाजार के 8% की तुलना में कुल बिक्री का केवल 0.2% है। यानी 100 रुपए की सेल पर जहां बिग बाजार 8 रुपए रेंट देता है, वहीं डीमार्ट सिर्फ 20 पैसे ही रेंट देता है। प्रोडक्ट मिक्स। डीमार्ट का सेल्स मिक्स काफी हद तक फूड और ग्रोसरी के सामान तक सीमित है। वे फैशन, हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक्स और अन्य एसेसरीज जैसे कैटेगरी से दूर रहते हैं। बिग बाजार के स्टोर पर आपको फल और सब्जियां भी मिलेंगी, लेकिन डीमार्ट खराब होने वाली वस्तुओं का सौदा नहीं करता। डीमार्ट लॉन्ग शेल्फ लाइफ वाले प्रोडक्ट्स पर फोकस करता है। डीमार्ट क्लियरली बिना किसी तामझाम के किराने का सामान बेचता है और सबसे ज्यादा डिस्काउंटेड प्राइसेस ऑफर करने का दावा करता है, जबकि बिग बाजार में आप निश्चित रूप से खराब होने वाली वस्तुओं, फास्ट फूड, एफबीबी कपड़े, एसेसरीज आदि के रूप में अधिक तामझाम देख सकते हैं। प्राइसिंग। ग्राहक समझते हैं कि डीमार्ट स्टोर में बेचे जा रहे हर कैटेगरी के प्रोडक्ट्स उन्हें बिना किसी शोबाजी के मिल रहे हैं। एज ए रिजल्ट मैक्सिमम फूड प्रोडक्ट्स और ग्रोसरीज उन्हें दूसरी दुकानों पर मिलने वाले रेट्स की तुलना में 6% से 12% तक सस्ता होगा और कुछ प्रोडक्ट्स एमआरपी से 10% कम होंगे। बिग बाजार ने स्टोर की शोबाजी में इन्वेस्ट किया, जबकि डीमार्ट के पास बिना शोबाजी के बेसिक एयर कंडीशन वाले स्टोर्स ही थे। डीमार्ट ने अपनी कॉस्टिंग में इस तरह से बचत करके कस्टमर्स को एवरीडे लो प्राइसिंग
यानी EDLP योजना के रूप में इकोनॉमिकल ग्रोसरीज की सर्विस दी। एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी, फ्यूचर ग्रुप यानी बिग बाजार ने अपनी कैपिटल का यूज देश भर में वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव स्टोर नेटवर्क का एक्सपेंशन करने के लिए किया। साथ ही अपने कस्टमर्स को बढ़ाने के लिए उसने मार्केटिंग खर्चों पर भी बहुत ज्यादा पैसा खर्च किया। दूसरी ओर डीमार्ट ने अपनी कैपिटल का यूज एसेट्स को खरीदने के लिए किया, जिसने एसेट लाइट मॉडल के कंसेप्ट के अपोजिट फ्यूचर के एक्सपेंशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम सेट किया। जहां बिग बाजार ने इंडिया में तेजी से बढ़ते मॉल्स की तरफ रुख किया क्योंकि यहीं पर कस्टमर्स सबसे अधिक खर्च करते हैं, वहीं डीमार्ट ने कभी भी किसी मॉल में स्टोर खोलने की प्लानिंग नहीं बनाई। जैसा कि दूसरे रिटेलर्स अलग अलग तरह के फॉर्मेट्स और लोकेशंस के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, डीमार्ट अपनी उसी स्टोर ओनरशिप की स्ट्रेटेजी पर कायम था। साथ ही डीमार्ट अपने ज्योग्राफिकल एक्सपेंशंस में बेहद धीमा था। 2014 तक डीमार्ट के स्टोर केवल 4 इंडियन स्टेट्स में ही थे। डीमार्ट ने पहले कुछ स्टेट्स में फुल एक्सपेंशन करने पर फोकस किया, जिससे उसकी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रही। डीमार्ट अपना बिजनेस वॉलमार्ट की तरह 3 स्टेप बिजनेस मॉडल पर बनाया था। डीमार्ट ने भी लो कॉस्ट प्रोडक्ट से शुरुआत करी, जिनके कस्टमर्स को डेली बेसिस पर जरूरत पड़ती है और जिन्हें आप MRP से थोड़ा कम कीमत पर बेच सकते हैं। इससे आपको एक बेहतरीन इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिलता है, जिससे फिर उनको अपना माल खरीदने के लिए होलसेलर्स के साथ बेहतर कीमतों पर नेगोशिएट करने में हेल्प मिलती है। इसके साथ ही डीमार्ट ने अपने सप्लायर्स को जल्दी पेमेंट करने की पॉलिसी अपनाई, जिससे डीमार्ट अपने सप्लायर से और ज्यादा डिस्काउंट मांग सकता था और ये डिस्काउंट कस्टमर्स को आगे बढ़ा दिए जाते थे, जिससे कस्टमर्स और ज्यादा खरीदारी करते थे। डीमार्ट अपने इस फास्ट इन्वेंट्री रिप्लेनिशमेंट मॉडल को बखूबी प्ले कर रहा था, लेकिन बिग बाजार में यही कमी उनको डाउनफॉल की तरफ ले जा रही थी। डीमार्ट हमेशा लो कॉस्ट और हाई वॉल्यूम की स्ट्रेटेजी पर फलता फूलता रहा। इसे और बेहतर करने के लिए डीमार्ट अपने टारगेट कस्टमर के मंथली परचेज बास्केट को एनालाइज करके अपने स्टोर्स में ज्यादा पॉपुलर प्रोडक्ट्स को भरकर उन पर भारी डिस्काउंट्स दे रहा था, जिससे डीमार्ट कम मार्जिन पर हाई सेल्स वॉल्यूम जनरेट कर रहा था। इस प्रकार बिग बाजार की तुलना में डीमार्ट ने एक शानदार इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को बनाए रखा। डीमार्ट स्टोर्स एक वेल ट्यून्ड असेंबली चेन की तरह है, जहां प्रोडक्ट्स को जितनी जल्दी हो सके बेच दिया जाता है और इस वजह से इस डिस्काउंट गेम स्ट्रेटेजी को सक्सेसफुल बना के रखा गया, जो कि और बड़े रिटेलर्स नहीं कर पाए। लेसन्स टू लर्न, डीमार्ट का प्रॉफिटेबिलिटी और कंसिस्टेंसी पर यह बड़ा फोकस फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरह के रिटेलर्स को सबक प्रदान करता है, जिनमें से दोनों पिछले कुछ सालों में लड़खड़ा गए हैं। अरबों की वेंचर कैपिटल फंडिंग और हजारों ले ऑफ्स के बाद इंडिया की ई-कॉमर्स इंडस्ट्री फाइनली अब थोड़ी बहुत ग्रो कर रही है और प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस शिफ्ट हो रहा है। इसी तर्ज पर ट्रेडिशनल रिटेलर्स जिन्होंने बहुत तेजी से एक्सपेंड करने और बहुत तेजी से एक्सपेरिमेंट करने में अपने हाथ जला लिए हैं, वे अब धीरे धीरे रियलिटी की जांच कर रहे हैं। रिटेल इंडस्ट्री में मार्जिन्स के लिए वर्किंग कैपिटल एक बेहद इंपॉर्टेंट चीज है। वर्किंग कैपिटल में 15-20 दिनों की वोलेटिलिटी मार्जिन्स को तेजी से बढ़ा सकती है। वर्किंग कैपिटल कंपनी के लिए ऑक्सीजन है। फ्यूचर ग्रुप या बिग बाजार के डूबने का कारण भारी कर्ज के अलावा वर्किंग कैपिटल में भारी कमी भी थी। हमारा मानना है कि केवल सबसे बड़ी मार्केट शेयर वाली कंपनीज ही सफल होती है, लेकिन कंपनीज के वर्किंग फंडामेंटल्स और उनकी स्ट्रेटेजीज ही उन्हें लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल बनाती है। यह समझने वाली बात है कि यदि आप मार्केट शेयर हासिल करने के लिए बिना सोचे समझे एक्सपेंशन करते हैं तो आपकी कंपनी फेल हो सकती है। अब रिलायंस ने बिग बाजार को एक्वायर कर लिया है और अब देखते हैं कि बिग बाजार की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। आपको क्या लगता है, क्या रिलायंस बिग बाजार प्रॉफिटेबल बना पाएगा या नहीं? आप ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल के दूसरे वीडियोस भी देखें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। टाटा, बाय बाय।